ईगर इन्वेस्टर के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि कितनी तरह की अलग अलग इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। जो मेन बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट्स की। सेफ इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास हमारा कैपिटल मोस्टली सेफ रहता है। इसे खोने का रिस्क बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कम होता है इसलिए हमारे रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की। एफडी के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक को देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। उसके बाद बदले में बैंक हमें 5 से 7% का रिटर्न देती है। अलग अलग बैंक के अलग अलग रिटर्न्स होते हैं और मोस्टली हम अपनी एफडी से बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। उसकी मैच्योरिटी ख़त्म होने के बाद ही हम पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम बीच में निकालते भी हैं तो कुछ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। इसको हम कोई अच्छे रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना रिटर्न एक एफडी देती है उतनी ही महंगाई या फिर इन्फ्लेशन हर साल बढ़ जाता है। हम इससे अपना पैसा ग्रो तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने पैसे को सेफ रखने के लिए जब आपकी उम्र ज़्यादा हो। आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है तो आपको पैसा एफडी में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर आप अपने पैसे को ग्रो ना करके उसे सेफ रखना चाहते हैं तो एफडी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आप उसके लिए जा सकते हैं। दूसरा है पीपीएफ और ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें हर महीने आपका एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट डालता है। इसको कहते हैं हम ईपीएफ। और जब हम खुद डायरेक्टली ये स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इसको कहते हैं पीपीएफ। ईपीएफ के रिटर्न 8.5% के आसपास और पीपीएफ के रिटर्न 7.1% के आसपास है। और ईपीएफ में जब आप अपनी जॉब बदलते हैं तब आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई शादी हो या फिर अपने घर का लोन पेमेंट करना हो या घर का रेनोवेशन हो, नया घर बनवाना हो, तो इन कंडीशंस में आप अपनी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं और इसकी मैच्योरिटी होती है रिटायरमेंट पर। पीपीएफ में आप 15 साल के बाद अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी इसकी 15 साल होती है। अगर इसमें आपको बीच में पैसा निकालना है तो आप 6 साल के बाद 50% निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगला आता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें हम हर महीने या फिर हर साल कुछ पैसा जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक पेंशन इनकम मिलती रहेगी। 18 से 70 साल की उम्र के लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें 4 एसेट क्लास होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा कॉर्पोरेट डेट्स, तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और चौथा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है इन चारों कैटेगरीज में। और जो लोग प्राइवेटली इस स्कीम में अप्लाई करते हैं उन्हें चॉइस मिलती है कितना परसेंट उन्हें इन्वेस्टेड रखना है इक्विटी में, कितना परसेंट उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना है, कितना परसेंट उन्हें कॉर्पोरेट डेट्स में रखना है। ये चीज़ें वो चूज़ कर सकते हैं। 50 साल की उम्र तक मैक्सिमम 75% आप इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं और 60 साल तक ये घटकर 50% हो जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आप नेचुरली अपना कैपिटल सेफ रखोगे। 60 साल की उम्र में आप अपने टोटल कॉर्पस का मैक्सिमम 60% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का आप महीने की पेंशन के फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें आपके एवरेज रिटर्न 8 से 12% हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एलोकेशन किस सिक्योरिटी में कितना है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट या फिर ईगर इन्वेस्टर सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ हमें एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। रेटिंग्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप किसी को कुछ सिखा पाएंगे। चौथी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है जो गवर्नमेंट या कॉरपोरेट आम जनता से लेती है अपने काम को फंड करने के लिए। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद
इसका पेमेंट होता है इंटरेस्ट के साथ। बॉन्ड का टाइम पीरियड 5 से 30 साल तक का हो सकता है। बॉन्ड्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में बॉन्ड्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी। फ्लोटिंग इंटरेस्ट में हर 6 महीने में इंटरेस्ट दिया जाता है और हो सकता है कि उस पेमेंट के टाइम पर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो वही इंटरेस्ट रेट उस टाइम पर दिया जाएगा। इस तरीके से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट काम करता है। बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट को हम कूपन भी कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। बॉन्ड के एवरेज रिटर्न्स 8 से 10% हो सकते हैं। अब आते हैं 5वें इन्वेस्टमेंट पर, जो है गोल्ड। सोना भारत में बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। इनफैक्ट भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। सोना हम ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं और आजकल तो गोल्ड हम डिजिटली भी खरीद सकते हैं, वो भी सीधा अपने फ़ोन से। गोल्ड के एवरेज रिटर्न लगभग 10% है और हम कभी भी इसको बेच सकते हैं। ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरती। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का सीधा सीधा मतलब है प्रॉपर्टीज़ या ज़मीन से। हम प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं और उसको या तो हम होल्ड कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट की तरह, और फ्यूचर में जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब हम उसे बेच सकते हैं, या फिर हम उसे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को रेंट पर देंगे और उससे हमारी एक पैसिव इनकम भी जनरेट होगी और समय के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। रियल एस्टेट के एवरेज रिटर्न्स लगभग 10 से 15% हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। अब आते हैं थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पर। नंबर 7, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई सारे लोगों का पैसा लिया जाता है और उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, डेट्स, और ये किसी एक सेक्टर पर भी बेस्ड हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, या फिर बैंकिंग। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का काम होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का। यही लोग डिसाइड करते हैं कि कितना फंड कहाँ पर लगाना है, किस सिक्योरिटी में लगाना है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 पर भी बेस्ड हो सकते हैं। इनको हम इंडेक्स फंड्स भी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट काफ़ी कम पैसे से किया जा सकता है। मंथली हम SIP 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम लमसम अमाउंट 5000 रुपये के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और इसमें पैसा हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 10 सालों के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न है 10% के आसपास, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न है 20% के आसपास। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसके रिटर्न्स भी ज़्यादा है। अब आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर कंपनीज के स्टॉक्स यानी उनकी ओनरशिप या फिर कंपनी का एक हिस्सा बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको टाटा, रिलायंस या फिर HDFC का एक शेयर चाहिए और आपको उसका मालिक बनना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये कंपनीज फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगी, इनका शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप आज इनके शेयर्स खरीदेंगे, जैसे कि फ्यूचर में जब इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तब आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़े और आप अपना पैसा बढ़ा पाओ। तो ये सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में है और हम इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। और जो भारत की सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनियां हैं उनको मिलाकर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बनते हैं, जैसे निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भारत की 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है। इनसे ही हमारा स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज अच्छी हों और सारी कंपनीज अच्छा रिटर्न दें। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सही कंपनीज को चुनें, ऐसी कंपनीज को चुनें जो ना कि सिर्फ हमारे पैसे को सेफ रखें बल्कि उस पर हमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी बना कर दें।
तो इसलिए हमें भरोसेमंद कंपनीज को चुनना है। और स्टॉक मार्केट के पिछले 30 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये लगभग 17% के आसपास है। यहाँ अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। यहाँ टाइम पीरियड कंपलसरी नहीं होता, आप जब चाहें शेयर्स बेच सकते हैं, जब चाहें पैसा अपना वापस निकाल सकते हैं। आते हैं 9th और आखिरी इन्वेस्टमेंट पर, जो है क्रिप्टो करेंसी। अगर आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आसान मतलब ये है कि ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर्स हो सकते हैं और हर कंप्यूटर पर ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रहते हैं। तो इसमें गलती के चांसेस ना के बराबर होते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहती हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये ज़्यादातर नॉर्मल करेंसी की तरह यूज़ नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में शायद हमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होते हुए दिखे। अगेन इसमें भी कोई कंपलसरी होल्डिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहें खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को और जब चाहें बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के एवरेज रिटर्न को हम अभी स्पेसिफिकली कॉइन्स के एवरेज रिटर्न्स से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय इसे नहीं हुआ है और ना ही इनके कोई इंडेक्स हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स इंडेक्स हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में इंडेक्सेस अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। फिर भी अगर नंबर्स की बात करें तो 25 से 30% का रिटर्न तो हमें आसानी से मिल सकता है और कभी कभी ये नंबर्स हज़ारों % भी हो सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा रिटर्न्स के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। आपका पैसा कभी भी डूब सकता है क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी जेन्युइन नहीं होती, हर क्रिप्टो करेंसी इतनी सेफ नहीं होती। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन 9 इन्वेस्टमेंट्स में से ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा अमीर बने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।